हेलो बच्चों। पिछली वीडियो में हम अपना रेशियो कंसेप्ट का पार्ट वन फिनिश कर चुके हैं। जिसमें बेटा हमने आपको क्वेश्चन 15 कराए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। इस पार्ट वन में हमने आपको बताया था, एक तो दो रेशियो वाले क्वेश्चन ए अनुपात बी अनुपात सी वाले क्वेश्चन, और उसके बाद हमने आपको बताया था ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी वाले क्वेश्चन। और बेटा इन सभी पर किस तरीके से लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं हमने आपको वो बताए थे। तो बेटा एक बार ना पिछली वीडियो को जरूर देखना, पिछली वीडियो को जरूर देखना। जिन बच्चों ने मान लो कि यूट्यूब सर्च में या कैसे भी ये वीडियो ओपन हुई पार्ट टू, तो वो बेटा पार्ट टू से स्टार्ट ना करे, एक बार पिछली वीडियो जरूर देख ले, क्योंकि हमने इस वीडियो में आपका काफी बेस क्लियर किया है। ठीक है, हमने आपको समझाया है कि आखिर रेशियो कंसेप्ट होता क्या है, किस तरीके से हम एक यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, किस तरीके से हम रिलेट करते हैं। जब तक आपको ये चीजें नहीं पता होंगी तो बेटा पार्ट टू आपकी समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए आप हमारी पार्ट वन की वीडियो रेशियो कंसेप्ट की जरूर देखें। तो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट टू, क्वेश्चन नंबर 16 से। बेटा अभी तक क्या हुआ था कि आपके क्वेश्चन आ रहे थे इस तरह से, ए अनुपात बी दे दिया, उस आधार पे क्वेश्चन। उसके बाद आ रहे थे ए अनुपात बी दिया है आपको कुछ, और बी अनुपात सी दिया है आपको कुछ, और आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी पूछता था। ठीक है, अब बेटा पूछेगा तो ए अनुपात बी अनुपात सी ही, लेकिन क्वेश्चन सीधे नहीं देगा कि ए अनुपात बी ये दिया है, बी अनुपात सी ये दिया है। अब थोड़ा सा उनमें चेंज करेगा। क्या करेगा? थोड़ा सा चेंज करेगा। तो एक बार इन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं कि आखिर वो इन वाले क्वेश्चंस को और किस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर सकता है। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, यदि 2a बराबर 3b और 3b बराबर 2c, तो a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। ठीक है बेटा, आपको दिया है 2a बराबर 3b और 3b बराबर 2c। देखो, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम a अनुपात b आपको दिया है, मान लो 2:3, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं a अपॉन बी इक्वल टू 2/3। ठीक है बेटा, अब मैथ का एक रूल होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस गुना करना। 3 चला जाता इधर, 3a हो गया, और b चला जाएगा इधर, 2b हो गया। तो बेटा इस बार ना आपको जो क्वेश्चन नंबर 16 है इस फॉर्म में दिया है, क्या हम इस फॉर्म से इसको इस फॉर्म में ले जा सकते हैं और इस फॉर्म से इसको इस फॉर्म में ले जा सकते हैं। देखो, आपको दिया है 2a इक्वल टू 3b, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2a इक्वल टू है 3b। अगर मैं b को नीचे ले जाऊं और 2 को इधर ले जाऊं, नंबर्स एक तरफ और a और b एक तरफ, तो मेरा हो जाएगा a अपॉन b इक्वल टू, ये क्या है 3, और 2 को ले गया इसके नीचे, इसके नीचे बेटा 2। तो मेरा यहाँ से a अपॉन बी निकल के आया 3/2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a रेशियो b है मेरा 3:2। उसके बाद बेटा मैं इसको भी कर सकता हूँ, 3b मेरा दिया है 2c, तो मैं लिख सकता हूँ b अपॉन सी इक्वल टू 2/3। यहाँ से मेरा निकल गया b रेशियो c, क्या 2:3। अब क्या बेटा मैं a रेशियो b रेशियो c नहीं निकाल सकता? कितने क्वेश्चन कराए थे मैंने पीछे आपको। अगर आपको a अनुपात b दिया है और b अनुपात c दिया है और a b c पूछा है, अब देखो बेटा, ये तो था आपका जो आप 6, 7, 8 क्लास में करते आए हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी। बेटा आपको ऐसे भी नहीं करना। देखो, जो b के साथ होता है वो होती है a की वैल्यू, और जो a के साथ होता है वो होती है b की वैल्यू। इसी तरह इसमें है बेटा, ये होगा b और ये होगा c। तो यहां से आप डायरेक्ट ही लिख सकते हैं a अनुपात b हो गया मेरा 3:2।
और बेटा इससे B रेशियो C मेरा हो गया 2:3। ठीक है, आपको ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अब आपको पता लग गया A रेशियो B है मेरा 3:2 और B रेशियो C है मेरा 2:3। आपसे पूछा है A रेशियो B रेशियो C। तो बेटा मैंने आपको बताया था A के नीचे A की वैल्यू, B के नीचे B की वैल्यू। अब B के नीचे B की वैल्यू और C के नीचे C का रेशियो। ठीक है, अब जो यहाँ निकल के आएगा वो होगा हमारा A अनुपात B अनुपात C। अब बेटा यहाँ पर मैंने बताया था कि B क्या है, दोनों जगह सेम है। अगर सेम नहीं होता तो उसको सेम करते। अगर वो दोनों इक्वल हैं, यहाँ भी 2 है B यहाँ भी 2 है, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो आपके रेशियो निकल के आए 3:2:3। ठीक है बेटा, ये है आपका A रेशियो B रेशियो C। निकल के आया आपका 3:2:3। यही बेटा आपका आंसर है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखो बेटा, अब उसने थोड़ा सा और इसका रूप चेंज कर दिया। इस क्वेश्चन में आपको दिया है A बराबर है B का 2/3 और B बराबर है C का 4/5। तो A रेशियो B रेशियो C क्या होगा? आपको दिया है A बराबर B का मतलब होता है गुना। ठीक है बेटा, और B बराबर है C का 4/5। ठीक, तो बेटा ये 3 इधर चला जाएगा, तो यहां से निकल के आ गया 3A इक्वल टू 2B और यहां से निकल के आ गया 5B इक्वल टू 4C। ठीक है, अब बेटा वही A है 2 और B है 3, तो आपका A रेशियो B आ गया 2:3। B है 4 और C है 5, तो यहां से आपका B रेशियो C निकल के आ गया 4:5। अब आपसे पूछा है A रेशियो B रेशियो C क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था A के नीचे A, B के नीचे B। अब दूसरे वाले से B के नीचे B और C के नीचे C का वैल्यू, यहां से आपका निकल के आ जाएगा A रेशियो B रेशियो C। अब बेटा यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 4 है, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसको इक्वल कर लो, यहाँ मैंने 4 की मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ मैंने 3 की मल्टीप्लाई कर दी। मैंने आपको पहले बताया था इसका साथी ये है तो इसमें भी 4 की करो, इसका साथी ये है तो इसमें भी 3 की करो। तो यहाँ से आपका A हो गया 4 2 जा 8, B हो गया 12 और C हो गया 15। यही बेटा आपका आंसर है A अनुपात B अनुपात C। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चंस को ना थोड़ा सा इधर उधर करके दे सकता है, चीजें वही होंगी। तो आप यहीं से इसको कर दो, चाहे A का मान ये है और B का मान ये है, B का मान ये है और C का मान ये है। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। ये तो आपको चीजें सिखाने के लिए इतना बताया जा रहा है क्वेश्चन को खोलकर। ठीक है, वरना आप जब पेपर में करेंगे आप ABC भी नहीं लिखेंगे, आप सीधा लिखेंगे 2 3 4 5 4 3, ये हो गया 8। आप इसमें भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आपको पता है आप सीधे कर देंगे, क्योंकि वहां बेटा आपसे सॉल्यूशन नहीं मांगेगा कि मुझे सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप करके दो, आपसे सिर्फ आंसर मांगेगा। और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15, यही आपका आंसर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, कम से कम कलम चलेगी और आप और भी इससे जब प्रैक्टिस में ये चीजें आ जाएंगी और भी फास्ट करने लगेंगे। अब बेटा मैं आपको यहाँ से ना एक बात और बताना चाहता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन था, इसी को उठाओ, ABC, A रेशियो B था 2:3 और B रेशियो C था 4:5। बेटा मैंने इसको इक्वल किया, यहाँ 4 की मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई कर दी, तो मैंने इसमें भी कर दी और इसका साथ ही ये है इसमें भी कर दी। बेटा एक बात बताओ, कभी आप ये सोच रहे हो कि सर ये क्या कर रहे हैं? ठीक है, एक बात बताओ, 2 में मैं 3 की सॉरी 4 की है ऊपर, 2 में 4 की यहाँ कर दी और 3 में भी 4 की यहाँ कर दी, ये हो गया 8
और ये हो गया 12। क्या बेटा इस रेशियो पर कोई फर्क पड़ा? क्या इस रेशियो में कुछ चेंज हुआ? क्योंकि इसका जो रेशियो है वो अभी भी 2:3 ही है, क्योंकि 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। बेटा ये तो हम मानकर इसको इक्वल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका इस रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आज भी 2:3 ही रहेगा। आप इस 2:3 में 100 की मल्टीप्लाई कर लो चाहे, इक्वल करने के लिए, ठीक है, लेकिन ये 2:3 ही रहेगा। अब ये हो गया 200 और ये हो गया 300। बेशक ये 200 300 हो गए हैं, लेकिन जब हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, ये बेटा निकल कर आएगा 2 3 ही। इसकी प्रकृति पर कोई चेंज नहीं होता। इस वजह से इस ये जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, इससे बेटा इसकी सेहत पर कोई असर नहीं होता। ये 2 3 ही रहेगा, ठीक है। ये तो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करते हैं। इसको इक्वल बना लिया क्योंकि ये इक्वल ही रहेगा। बी यहाँ भी 12 रहेगा, यहाँ भी 12 रहेगा, ठीक। कभी आप इस छोटी सी चीज में कंफ्यूज हो रहे हो कि ये 4 कहाँ से ले लिया, 3 कहाँ से ले लिया और फिर ऐसा क्यों कर दिया, ठीक है बेटा, इसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं इसके लैंग्वेज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, पढ़ो बेटा इसको ध्यान से। यदि किसी धनराशि को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया जाए कि ए का भाग बी से 2 गुना है और बी का भाग सी से 4 गुना हो, तो उन तीनों के भागों का परस्पर अनुपात क्या होगा? देखो बेटा, कोई धनराशि है, उसको एबीसी में इस प्रकार वितरित किया जाना है कि ए का भाग बी से 2 गुना हो और बी का भाग सी से 4 गुना हो। देखो बेटा, ए का भाग बी से 2 गुना है, ये ए है और ये इक्वल टू है बी। अभी तो ये बराबर है, लेकिन ये कह रहा है जो ए का भाग है वो बी से 2 गुना है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो ए है वो बी के 2 गुने के बराबर है, ठीक है। अब बेटा इस पर आ जाओ, बी और सी हमने लिख लिए। बेटा बी और सी बराबर है यहाँ पर तो, लेकिन वो बराबर नहीं कह रहा, वो कह रहा है बी का भाग सी से 4 गुना है। इसका मतलब बी का जो भाग है वो सी का 4 गुना है। बेटा बन गई यही लैंग्वेज। इसका मतलब ए है 2 और बी है 1, तो यहाँ से मेरा ए रेशियो बी आ गया 2:1, और यहाँ से मेरा बी अनुपात सी आ गया, बी है 4 और सी है 1। बी है 4 और सी है 1। क्या मैं अब ए रेशियो बी रेशियो सी नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूँ बेटा। ये है 2:1 और ये है 4:1। अब बेटा ऐसा हो नहीं सकता कि बी यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, तो बेटा इसको इक्वल कर लिया, 4 की मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ करोगे तो इसका साथी ये भी है। अब बेटा इसमें कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि इसी को इक्वल करने से हमारा काम चल गया है। कभी आप इसमें भी करने लग जाओ, क्योंकि ये 4 हो गया, ये ऑलरेडी 4 था, तो हमारा काम बन गया। अब बेटा ये हो गया, ए हो गया 8 और बी है हमारा 4 और सी है हमारा 1। यही हमारा आंसर है। हम उस धनराशि को 8:4:1 में बांटेंगे, लेकिन उसने कोई ओरिजिनल धनराशि दी नहीं है और ना ही हमसे ओरिजिनल वैल्यू कुछ पूछी है। हमसे केवल ये पूछा है किस अनुपात में बांटेंगे, तो ये अनुपात हमने निकाल दिया। अगर इसमें वो कुछ ओरिजिनल दे देता कि यदि सी को मिलते इतने रुपए तो ए को कितने मिलेंगे, तो बेटा फिर कर देते हम उस क्वेश्चन को, उस यूनिट को उससे रिलेट, ओरिजिनल वैल्यू से। ओरिजिनल वैल्यू यहाँ हमें दी नहीं है, हमसे केवल ये पूछा है उन तीनों के भागों का। जो ये भाग है 8 4 12 और एक 13, मान लो 13 रुपए हैं, तो इस 13 रुपए में से ए को मिलेंगे 8 रुपए, बी को मिलेंगे 4 रुपए और सी को मिलेंगे 1 रुपए, ठीक है। इस रेशियो में बटेंगे। अगर वो 13 की जगह कुछ और होती ओरिजिनल वैल्यू तो इससे रिलेट कर देते, अगर सी का दिया होता तो इससे रिलेट कर देते, बी का दिया होता तो इससे रिलेट कर देते और ए का दिया होता तो इससे रिलेट कर देते। जो भी दिया होता हम उससे रिलेट कर कर ओरिजिनल वैल्यू निकाल देते। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे केवल अनुपात पूछा है कि किस अनुपात में बांटेंगे। यदि ऐसा ऐसा हो, ए की धनराशि बी की 2 गुनी हो और बी की धनराशि 4 की सी गुनी हो, सी की 4 गुनी हो, ठीक है बेटा।
अब बेटा हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। बेटा इसमें कहा है कि 2a बराबर 3b इक्वल टू है 5c के। इसमें बेटा इस बार पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं दिया कि 2a बराबर इतना और 3b बराबर इतना। इस बार तीनों ही इक्वल कर दिए। अब इसमें आपको a रेशियो b और b रेशियो c कैसे निकालने हैं देखो। बेटा जब तीनों ही इक्वल हैं तो a और b निकालने के लिए इन दोनों को इक्वल रख दो और b और c निकालने के लिए इन दोनों को इक्वल रख दो। अगर मैं 2a इक्वल रखूंगा 3b के तो यहां से मेरा a रेशियो b आ जाएगा 3 रेशियो 2 और बेटा यहां से रख दो 3b इक्वल टू 5c तो यहां से मेरा b अनुपात c आ जाएगा 5 रेशियो 3। b की वैल्यू ये और c की वैल्यू ये, a की वैल्यू ये और b की वैल्यू ये, वही बराबर वाली होती है बेटा। तो यहाँ से मेरा a अनुपात b अनुपात c नहीं निकल सकता। a अनुपात दिया हुआ है मेरा 3 रेशियो 2 और b रेशियो c दिया है मेरा 5 रेशियो 3। अब बेटा यहाँ पे b 2 है और यहाँ पर 5 है, इनको इक्वल कर लो। इक्वल करने के लिए मैंने यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे 2 की। अब ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। यहाँ करी तो बेटा यहाँ भी करो, यहाँ करी तो इसका साथ ही ये भी है। अब यहाँ से मेरा a रेशियो b रेशियो c निकल के आया, ये हो गया 15, b हो गया 10 और c हो गया मेरा 6। यही बेटा आपका आंसर है। ठीक है बेटा, जरूरी नहीं है बेटा आप इसको b और c से ही करो। देखो अभी a और c से भी कर सकते हैं। कैसे देखो, मेरा a रेशियो b निकल के आ गया 3 रेशियो 2। अब मैंने बी सी ना निकाल के मैंने ए सी निकाला। ठीक है, तो मेरा 2a इक्वल है 5c के, क्योंकि तीनों इक्वल हैं। तो मेरा a रेशियो c निकल के आ जाएगा 5 रेशियो 2। अब मुझे चाहिए बेटा a रेशियो b रेशियो c, तो मैं a के नीचे a की वैल्यू और b के नीचे b की वैल्यू रखूंगा, तो 3 रेशियो 2। दूसरे में मेरे पास दिया है a रेशियो c, मुझे b रेशियो c ना देकर दे दिया है a रेशियो c। अब a के नीचे a की वैल्यू और c के नीचे c का रेशियो। ठीक है बेटा, निकाल दो ABC, क्या दिक्कत है। इस वाले में हमको B इक्वल करना था, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह क्या है A है, A को इक्वल कर लो। A को इक्वल करने के लिए मैंने इसको भी 15 बना लिया और इसको भी 15 बना लिया। जब इसका साथी ये है तो इसमें भी करो, इसका साथी ये है तो इसमें भी मल्टीप्लाई करो। अब ये हो गया मेरा 15, ये हो गया मेरा 10 और ये हो गया मेरा 6। आ गया बेटा, कैसे ही कर लो आपका कंसेप्ट फेल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से भी 15 रेशियो 10 रेशियो 6 आएगा और यहाँ से भी। क्वेश्चन को वो किसी तरीके से उल्टा सीधा इधर उधर करके दे दे, आपका हर बार आंसर बिल्कुल सटीक निकल के आएगा। ठीक है बेटा, अब हम बढ़ते हैं इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखो बेटा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 6a इक्वल है 11b के और ये इक्वल है 7c के। तो आपसे पूछा है a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। ठीक है बेटा, तो यहीं से आप निकाल दो a अनुपात b अनुपात c। a है मेरा 11, b है मेरा 6, अब b है मेरा इधर 7 और c है मेरा 11। बेटा यहाँ भी दोनों तरफ इक्वल नहीं है, इक्वल कर लो। इसको भी मैंने 42 बना लिया और इसको भी। बेटा ज्यादातर केसों में क्या होगा कि इसमें इसकी मल्टीप्लाई, इसमें इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, 6 में इसकी 7 की और 7 में 6 की, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए बेटा। ठीक, अब इसका साथी ये भी है और इसका साथी ये भी है, तो यहाँ से मेरा a आ गया 77, b आ गया 42 और c आ गया मेरा 66। 11 6 जा 66। यही बेटा आपके a रेशियो b रेशियो c है। अब बेटा इसी तरह फटाफट क्वेश्चन होंगे आपके। आपको अब ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था, अब आप इनको यहीं ABC बनाना और तुरंत फटाफट आंसर निकाल देना। ठीक है, मैंने पहले भी बताया जितनी कलम कम चलेगी उतना ही समय कम लगेगा, और जितना समय कम लगेगा बेटा हमारे ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे एग्जाम में। ठीक है,
और एग्जाम में जितने ज्यादा क्वेश्चन आएंगे हम बेटा कट ऑफ को बीट कर पाएंगे, हम अपना सिलेक्शन पक्का कर पाएंगे तभी। ठीक है, एक्स मानकर क्वेश्चन करना, फॉर्मूला, इनके चक्कर में पड़ जाओगे तो बेटा कभी भी कंपटीशन क्रैक नहीं कर पाओगे। अब हम बढ़ते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखो अब इसी क्वेश्चन पर लैंग्वेज कैसे बनेगी वो आपको देखनी है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 864 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के हिस्से का कि ए के हिस्से का 8 गुना बी के हिस्से का 12 गुना है और वह सी के हिस्से का 6 गुना है, तब बी को कितना मिला। देखो बेटा ए के हिस्से का 8 गुना तो 8 है, ए के हिस्से का 8 गुना बी के हिस्से के 12 गुना के बराबर है, जो भी बी का हिस्सा होगा उसका 12 गुना। ठीक है, आप एक मुझे छोटी सी बात बताओ कि अगर मेरे पास 5 पेन है, ठीक है, तो इन 5 पेनों का 10 गुना, तो मैं 10 की मल्टीप्लाई तो करूंगा बेटा। ठीक है, वही बात ये कह रहा है कि बी के हिस्से का 12 गुना इसके इक्वल है और वह सी के हिस्से का 6 गुना है, और वह सी के हिस्से का 6 गुना है। बेटा इस बार सीधे इस फॉर्म में क्वेश्चन ना देकर, जैसे आपको इन क्वेश्चंस में दिया था, ये तो हो गए सिंपल क्वेश्चन कि 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 5c, एबीसी बताओ। ठीक है, अब बेटा इसी क्वेश्चन को उसने लैंग्वेज बना दिया। ये होते हैं लैंग्वेज के क्वेश्चन कि 864 रुपए को एबीसी इस प्रकार बांटा गया कि ए के हिस्से का 8 गुना, ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना है, बी के हिस्से का 12 गुना है, और वह सी के हिस्से का 6 गुना है और सी के हिस्से का 6 गुना है, मतलब सारे ही इक्वल है। तो बेटा यहाँ से आप ए अनुपात बी अनुपात सी नहीं निकाल सकते। ए मेरा 12 है, बी मेरा 8 है, ठीक, और बी मेरा 6 है और सी मेरा 12 है। ठीक है बेटा, ए रेशियो बी रेशियो सी निकल के आ जाएगा तुरंत। अब देखो यहाँ भी 8 है, यहाँ 6 है, ऐसा हो नहीं सकता, तो मैंने इसको भी 24 बना लिया और इसको भी 24 बना लिया। 6 4 जा 24 और 8 3 जा 24। जब इसमें 4 की मल्टीप्लाई करी तो बेटा यहाँ भी कर दो, यहाँ करी तो बेटा यहाँ भी कर दो, तो मेरा ए आ गया 36, बी आ गया 24 और सी आ गया 48। ये बेटा रेशियो आ गई। अगर इतना ही पूछता तो आंसर छोड़ देते यही, जैसा कि एक पीछे क्वेश्चन अभी आया था, लेकिन हमको कुछ धनराशि भी दी है, हमको कुछ धनराशि भी दी है। अब हमने बताया था कि जो भी दिया होगा उससे रिलेट करेंगे। अब हमारे हिसाब से बेटा यहाँ पे टोटल कितना है, 36 और 4 40 और 20 60 और 40 100 और 8 108। बेटा हमने मान लिया कि 108 रुपए थे, जिसमें से ए को मिलेंगे 36, बी को मिलेंगे 24 और सी को मिलेंगे 48। ये बेटा रेशियो हैं, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। रेशियो ओरिजिनल वैल्यू की सबसे छोटी यूनिट होती है, जो हमने आपको पार्ट 1 वीडियो में बताई थी। हमने वहां ये भी बताया था कि किससे रिलेट करना है। अगर हमको ये दिया है तो इससे रिलेट करेंगे, ये दिया है तो इससे करेंगे, ये दिया है तो इससे करेंगे, और ये दिया है तो इससे करेंगे। हमको दिया है बेटा टोटल रुपए, टोटल कितने हैं 864। क्या 864 है? नहीं, हमारे तो 160 है। इसका मतलब ये हुआ जो हमारा 160 यूनिट है वो उसके 864 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 864 अपॉन 108। तो बेटा ये इसका 8 गुना है, 108 अट्ठे करोगे आप तो 864 ही आएगा। तो बेटा यहाँ से हमारी एक यूनिट की वैल्यू आ गई 8। कहने का मतलब इसका 8 गुना करने पर हमारा 864 आ रहा है, जो हमें दिया है ओरिजिनल वैल्यू। तो बेटा सभी का 8 गुना करने पर हमारी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। वो कह रहा है बी को कितना मिला, तो बेटा बी को मिला हमारे हिसाब से 24, उसका 8 गुना कर दो, तो बी को मिला हमारा 24 इंटू 8, 8 चौक 32, 3
और 8 दूनी 16 और 3 19, 192। बी को मिला बेटा 192 रुपए, कितने में से? 864 में से। अब बेटा थोड़ी सी ना हम बीच बीच में आपको कैलकुलेशन भी फास्ट करनी सिखाते रहेंगे कि कैलकुलेशंस को कैसे फास्ट करना है। देखो, आपको 24 की मल्टीप्लाई करनी थी 8 में, आपका तुरंत 192 आ जाना चाहिए माइंड में ही। आपको ऐसे नहीं करनी 8 4 जा 32, 3 हासिल कर लिया, 8 2 जा 16 और 3 19, 192। बेटा देखो, इसको मैं 20 प्लस 4 लिख सकता हूँ, इसमें मल्टीप्लाई हो रही है 8 की, तो 8 2 जा 16, 160 और 8 चौक 32, कितना हो गया? 192। तो बेटा इसको ना माइंड में ही कर दिया करो, 160 और 32 कितने हो गए? 192, यही आंसर है। ठीक है, ये तो अभी आपको क्योंकि धीरे धीरे समझाया जा रहा है, लेकिन आप थोड़ी सी ना बीच बीच में ये स्टेप आपको बताते रहेंगे कैलकुलेशंस को फास्ट करना। बाकी एक इस पे हम वीडियो भी बनाएंगे कि आप अपने जो टेबल होते हैं, जो आपके स्क्वायर होते हैं, इनको किस तरीके से सेकंडों में, कुछ ही सेकंडों में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं बेटा हम अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखो बेटा, आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ गए, ए रेशियो बी है आपका मान लो 2:3 और बी रेशियो सी है आपका 3:4। उसके बाद बेटा आपसे पूछा था ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, फिर इन्हीं क्वेश्चंस का रूप बदला, ये आए कि ए 2a इक्वल टू है 3b और 3b इक्वल टू है 4c। ए बी सी बताओ, ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ। ठीक है, उसके बाद बेटा रूप बदला इनका कि 2a इक्वल टू है 3b इक्वल टू है 4c, इस तरह से। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ। बेटा हमने ये सभी अपने कर लिए। अब बेटा आपके क्वेश्चन आ रहे हैं इस तरीके से कि 1/2 है, 3/4 है और 6/5 है। ठीक है, मान के चलो, मान लो ये है आपके ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, तो कोई धनराशि दे देगा, इसको ए बी सी में बांटना है। बेटा पहली बात तो ये कि आपके जो रेशियो हैं वो न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं होंगे, वो आपके इस फॉर्म में होने चाहिए, जैसे कि 1:2:3। इस तरीके से नहीं बांट सकते। तो बेटा इसको इस फॉर्म में कैसे बनाते हैं? अब इस तरीके के क्वेश्चन हैं, इनको हम करेंगे। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 यही कह रहा है कि 782 रुपीज को 3 भागों में 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में विभक्त, विभक्त मतलब बांटना ही होता है, डिवाइड करना, विभक्त किया गया है। पहला भाग बताओ क्या है? जो ये वाला भाग है पहला भाग, ये क्या है? देखो बेटा, 3 भाग हैं, एक भाग है 1/2, रेशियो 2/3, रेशियो 3/4। इतने रुपए को इस रेशियो में बांटना है। बेटा पहले तो इस रेशियो को सिंपल फॉर्म में ले आओ। अब सिंपल फॉर्म में कैसे लाएंगे? बेटा ये जो इनके नीचे के पार्ट हैं, जिनको आप हर बोलते हैं, हर, और ऊपर के को बोलते हैं आप अंश। अंश बटे हर या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं ये। ठीक है, तो बेटा अंश बटे हर, तो इसमें हर नहीं होना चाहिए हमारा, किसमें? रेशियो में। अब इसको कैसे हम यहां से हटाएंगे? देखो बेटा, आपने 6, 7, 8 में एक टॉपिक पढ़ा होगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम का पूरा एक चैप्टर भी है, हम यहाँ पे आपको क्लियर कर देंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आप सभी को एलसीएम लेना आता होगा। ठीक है, तो आप एक काम करो, 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 है। तो बेटा इन सब का जो एलसीएम है वो क्या होगा? इन सब का एलसीएम होगा 12। एलसीएम जो होता है वो वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन सब से डिवाइड हो जाए। इससे बड़ी तो बेटा बहुत होंगी, 24 होगी, 36 होगी, और भी बहुत सारी हो सकती हैं, छोटी से छोटी, लेकिन इससे छोटी कोई नहीं होगी जो इन तीनों से डिवाइड हो।
12 ही होगी। या तो आप इसको ऐसे सोच ले, या आप जो छोटे बच्चों की तरह क्वेश्चन करते हैं 2, 3, 4 का एलसीएम निकाला, इस तरह से ऐसे निकाल ले। तो बेटा अभी ना, अब ये चीजें सोचना बंद कर दो, अब सीधे माइंड में लाया करो कि 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा। ठीक, तो ये 12 होगा। अब इसको, ये 12 कब बनेगा बेटा, जब यहाँ 6 की मल्टीप्लाई होगी, यहाँ 4 की होगी और यहाँ 3 की होगी। हो गए ना सारे 12। अब जब यहाँ 6 की करी है तो बेटा यहाँ भी करो, यहाँ भी करो और यहाँ भी करो। ठीक है, यहाँ 4 की करी है तो यहाँ भी 4 की करो, यहाँ 3 की करी है तो यहाँ भी 3 की करो। अब ये बेटा मेरा हो गया, ये हो गया 1 6 जा 6 अपॉन 12, रेशियो 8 अपॉन 12, रेशियो 9 अपॉन 12। बेटा अब सभी के नीचे 12 आ गया है तो 12 हो गया हमारा फिनिश। हमारे पास रेशियो निकल कर आए 6 रेशियो 8 रेशियो 9। समझे बेटा, तो ये एलसीएम वाली चीज आप इस क्वेश्चन पर ऐसे समझ लो। उसके बाद बेटा एलसीएम का पूरा चैप्टर है, अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो वहां भी अच्छे से समझा देंगे हम। पूरा चैप्टर है, कम से कम 60 से 65 क्वेश्चन कराएंगे इस चैप्टर में हम। ठीक है, अब देखो बेटा, उसने, एग्जामिनर ने सीधे ये ना बोल के कि 782 रुपए को 6:8:9 में बांटिए, ये ना बोल के उसने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरीके से आपके सामने रख दिया। मैंने कहा था ना वो लैंग्वेज को चेंज करेगा। अब मैंने अभी बताया कि इस तरीके से रेशियो को हम लिखते नहीं है, जो ये नीचे हर होता है इसको हम फिनिश कर देते हैं। ये फिनिश कैसे होगा, एलसीएम लेकर, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लिया। ठीक, और ये रेशियो चैप्टर का कंसेप्ट ये है, जो मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हो वही इसमें करोगे। इसको 12 बनाने के लिए यहाँ 6 की करी, यहाँ 4 की, यहाँ 3 की। ठीक है, तो यहाँ हमारे रेशियो आ गए 6 रेशियो 8 रेशियो 9। अब देखो बेटा, ओरिजिनल वैल्यू निकलवा रहा है, तो ओरिजिनल वैल्यू तभी निकलेगी जब कुछ ओरिजिनल दिया होगा। यहाँ हमें ओरिजिनल दिया है टोटल कि 782 रुपए हैं, 3 लोगों में बांटिए, 3 भागों में। तो 3 भाग आ गए हमारे, ये 6 8 9, 8 6 14, 14 और 9 23। हमारा इन तीनों का टोटल है 23। वो कह रहा 23 नहीं 782 है, तो हमारा जो 23 यूनिट है वो इक्वल टू है 782। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 782 अपॉन 23। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करके आएगा बेटा 23 3 जा हो गए 69। ठीक है, अब 69 हो गए, अब आपका क्या बचा 9, और ये बचा 2 92, और 23 4 जा बेटा 92 ही होते हैं। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 34। अब जब एक यूनिट की वैल्यू 34 है, आपसे पूछा है पहला भाग, पहला भाग है हमारा 6। ठीक है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 यूनिट हो जाएगा हमारा 34 इंटू 6। अब बेटा फास्ट कैलकुलेशन करो, इसको 30 मानो 180 हो गया, इसको 4 में फिर मल्टीप्लाई की 24 हो गया, तो 180 और 24 कितना हो गया 204। तो बेटा यहां से पहला भाग आ गया 204। अगर दूसरा भाग पूछता तो बेटा इसमें 34 की मल्टीप्लाई करते, तीसरा भाग पूछता तो इसमें करते। हमसे पूछा है पहला भाग, तो बेटा इसमें करो। ठीक है, जो पूछे उसको निकाल दो ओरिजिनल वैल्यू को। देखो बेटा, एक था 1/2, ठीक है, और एक था 2/3, सॉरी रेशियो थे, और एक था आपका 3/4। इन क्वेश्चंस को कैसे करना है कि ये हमको नीचे से हटाने हैं, तो इनका रेशियो हो गया 12। ठीक, अब 12 बनाने के लिए आपको पता है 4 3 जा 12 होते हैं, तो यहाँ 3 की कर दी, 3 4 जा 12 होते हैं या 4 की कर दी, 2 6 जा 12 होते हैं या 6 की कर दी। ठीक, तो आपका रेशियो होगा 6 रेशियो 8 रेशियो 9। अब जब इस फॉर्म में रेशियो हमारे पास आ जाते हैं, अब वो किसी भी तरह के लैंग्वेज दे दे, किसी भी पार्ट की वो वैल्यू निकलवाए, इसकी निकलवाए, इसकी निकलवाए, इसकी निकलवाए, हम तुरंत से आंसर निकाल देंगे। वही पीछे वाली कहानी स्टार्ट हो गई। ठीक है बेटा, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का ये तरीका है। अभी आप इसको एलसीएम से समझो।
उसके बाद बेटा और भी तरीके बताएंगे इसके। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि ए रेशियो बी है आपका 1/2 रेशियो 1/3। ओके। और बी रेशियो सी है आपका 1/5 रेशियो 1/3। आपसे पूछा है ए प्लस बी और बी प्लस सी। बेटा एक बार हमको ए रेशियो बी रेशियो सी पता लग जाए, ठीक है, उसके बाद कुछ भी पूछ ले। ठीक। तो अब देखो, उसने डायरेक्ट हमको ए अनुपात बी जैसे हमको देता है 2/3, इस तरह सीधे सीधे ना देके 1/2 1/3 इस तरह से कर दिए। तो बेटा हमको ये इस फॉर्म में लाने होंगे, सिंपल फॉर्म में। ठीक। अब कैसे लाएंगे वही देखो। 2 और 3 का जो एलसीएम होता है वो होता है बेटा 6। अब यहाँ 6 कब बनेगा, जब हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी करेंगे। यहाँ 6 कब बनेगा, जब 2 की करेंगे, तो यहाँ भी करेंगे। तो हमारा ए रेशियो बी निकल के आ गया 3/2। 6 तो बेटा फिनिश हो गया, 6 से 6 गया। अब हमारा बी रेशियो 5। आपको पता है 5 और 3 का जो एलसीएम होता है वो होता है 15। यहाँ 15 कब बनेगा, जब 3 की मल्टीप्लाई। यहाँ 15 कब कर बनेगा, जब 5 की मल्टीप्लाई। तो बेटा यहाँ भी कर दो और यहाँ भी कर दो। तो हमारा बी रेशियो सी आ गया 3/5। अब क्या बेटा आप ए रेशियो बी रेशियो सी नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया आपका 3/2 और 3/5। अब यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है, ऐसा हो नहीं सकता। इसको भी 6 बना लिया और इसको भी 6 बना लिया। इसका साथी ये भी है, यहाँ मल्टीप्लाई कर दी। इसका साथी ये भी है, यहाँ कर दी। तो ये हो गया 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10। तो बेटा आपका एबीसी पूछता तो ये आंसर होता। आपसे क्या पूछा है, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी। तो बेटा ए प्लस बी कितना है, 9 और 6 15। आपका बी प्लस सी कितना है, बी 6 है और सी 10 है, 10 और 6 16। तो आपका ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी आ गया 15/16। यही बेटा आपका आंसर है। ठीक है। अब देखो बेटा एक चीज और क्लियर करता हूं आपकी। ये देखो, अब बिल्कुल बेसिक पर आ जाते हैं कि ए अनुपात बी दिया है 1/2 रेशियो 1/3 और बी रेशियो सी दिया है 1/5 रेशियो 1/3। देखो बेटा, चलो आपको एलसीएम निकालना नहीं आ रहा, बेटा मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, a/b लिख सकता हूँ। और इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1/2/1/3। तो बेटा जब भी ऐसे हम लिखते हैं, आपको पता है ये वाला यहाँ चला जाता है ऊपर और ये वाला चला जाता है यहाँ। तो आपका a/b आ गया 3/2 आ गया ना बेटा, वही ए रेशियो बी क्या आ गया 3/2। और यहाँ क्या आया था 3/2। तो बेटा ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो मैं बता रहा हूँ, आपको बतानी नहीं चाहिए वैसे आपको, क्योंकि आप किसी 10th लेवल के एग्जाम में बैठेंगे तभी तो बैठेंगे बेटा जब 10th पास कर ली होगी आपने। और 10th पास कैसे की होगी आपने, 10th तक तो मैथ सभी जगह होता है। ठीक। अगर आप 12th लेवल के एग्जाम में बैठेंगे तब भी आपने खूब पढ़ाई की होगी। आप किसी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में बैठेंगे तब भी आपने खूब पढ़ाई की होगी। तो बेटा बिना पढ़े थोड़ी पहुंचे हो यहाँ तक। तो इतनी चीजें तो मैं मानता हूँ आती होंगी, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से हैंडल करने हैं, बस वो थोड़े से उनको ऊपर नीचे करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24। देखो, ए रेशियो बी दिया है आपको 2/9 और 1/3। आपको बी रेशियो सी दिया है 2/7 और 5/14। आपको डी रेशियो सी दिया है
7/10 रेशियो 3/5। बेटा क्या आप यहाँ से ए रेशियो बी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं जी। 9 और 3 का एलसीएम होता है 9, क्योंकि 9 ऐसा नंबर है जो 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, छोटे से छोटा। अब यहाँ तो ऑलरेडी 9 है, ये 9 कब बनेगा? जब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी कर दो। ठीक, तो ये हमारा फिनिश हो जाएगा 9 से 9। ऊपर क्या बचा? 2 रेशियो और 1 3 जा 3। ये तो निकल के आ गया 2 रेशियो 3। बेटा ये क्या निकल के आएगा? 7 और 14 का एलसीएम होता है 14 ही। ठीक है, अब यहाँ तो 14 ऑलरेडी है, यहाँ बनाने के लिए 2 की करोगे तो यहाँ भी करोगे, तो ये निकल के आ गया 4 रेशियो 5। अब बेटा इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 10। यहाँ तो ऑलरेडी 10 है, यहाँ बनाने के लिए क्या करोगे? 2 की, तो यहाँ भी 2 की करो, तो ऊपर रेशियो आ गए 7 रेशियो 3। ठीक है बेटा, अब एक बात बताओ, आपको ए रेशियो बी पता है, बी रेशियो सी पता है और डी रेशियो सी पता है। क्या आप ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी नहीं निकाल सकते? ए के नीचे ए की वैल्यू, बी के नीचे बी की वैल्यू 4 रेशियो 5, और बेटा ये डी सी दिया है ना कि सी डी दिया है। या तो आप इसको सी डी बना लो, पहले सी का लिख दो और बाद में डी का लिख दो 3 रेशियो 7, या इसको डी सी से ही कर लो, जैसी आपकी मर्जी। आपने इसको अगर सी डी बना लिया तो सी के नीचे सी की वैल्यू और डी के नीचे डी की वैल्यू। क्या बेटा अब ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी नहीं निकल सकता? निकल सकता है। ये बेटा आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपको खुद निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ठीक, इस तरीके के मैं आपको करीब 5-6 क्वेश्चन करा चुका हूं। इसको आप निकालना, इसका आंसर क्या आएगा और कमेंट में भेज देना क्या आया। ठीक है बेटा, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाते हैं बेटा लैंग्वेज के क्वेश्चन, यही वाली लैंग्वेज। अब ये जो अंश और हर वाले क्वेश्चन है, इन पर लैंग्वेज के क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो देखते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 25, यह नियत किया गया था कि 780 रुपए को पी क्यू और आर के बीच 1:2:3 के अनुपात में वितरित किया जाए। ठीक है, ये बेटा डिसाइड किया गया कि 780 रुपए को इस रेशियो में बांटो। कोई 3 लोग होंगे, लेकिन गलती हो गई, गलती से इस अनुपात में बांट दिए। ठीक है, तो इस गलती से क्यू को कितनी हानि हुई? ठीक है बेटा, अब इस क्वेश्चन में आपके दोनों क्वेश्चन मिक्स कर दिए। लैंग्वेज के क्वेश्चन जो बनते हैं इसी तरह तो बनते हैं बेटा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। अब देखो, लेकिन हमने तो कंसेप्ट सीखा है, हम तो इसको कर देंगे। देखो, पी क्यू और आर है, इसमें 1:2:3 में हमने कोई धनराशि बांटी जो थी 780। हमारे हिसाब से ये जो टोटल धनराशि है, ये है 1 और 2 3 और 3 6। हमारा जो 6 है वो 780 के इक्वल है। ठीक है बेटा, तो इसका कितने गुना है ये? अब बेटा वो आदत छोड़ दो कि 1 यूनिट की वैल्यू निकाली। बेटा इसको यही माइंड में कोशिश किया करो कि ये इसका कितना गुना, जितने गुना ये बाकी भी उतने ही गुना होंगे। तो बेटा ये हो गया 130 गुना, क्योंकि 13 छिंग होते हैं 78। जब ये इसका ओरिजिनल वैल्यू 130 गुना है तो बेटा इन सबका 130 गुना कर दो, हमारी ओरिजिनल वैल्यू निकल जाएगी। इसको मिलेंगे 130 पी को, क्यू को मिलेंगे 260 और सी को मिलेंगे 390 रुपए, अगर इस रेशियो में बांटता। लेकिन बेटा उससे हो गई थी गलती, उसने गलती से इस रेशियो में बांट दिया, 1:2 रेशियो 1:3:1:1/4। बेटा उसने इस रेशियो में बांट दिया पी क्यू और आर को, जो धनराशि थी इस रेशियो में बांट दी। अब बेटा इस रेशियो में तो हम अभी नहीं बांट सकते, क्योंकि इसको सिंपल फॉर्म में लाओ। अब सिंपल फॉर्म में कैसे लाएंगे? 4 3 और 2 का एलसीएम देखो कितना है, कितना है 12। अब यहाँ 12 कब बनेगा? जब मैं यहाँ 4 3 जा 3 की मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ भी करो
यहाँ 12 कब बनेगा, जब मैं यहाँ 4 की करूँगा, तो यहाँ भी करो। यहाँ 12 कब बनेगा, जब मैं 6 की करूँगा, तो यहाँ भी करो। तो बेटा ये 12 तो सब फिनिश हो जाएंगे, क्योंकि हम नीचे हर में कुछ रखते ही नहीं है जब हम सिंपल रेशियो बनाते हैं इस फॉर्म में। तो बेटा ये रेशियो निकल के आ गए 6:4:3। इसका मतलब ये हुआ कि उसको इस रेशियो में बांटने थे पैसे, गलती से उसने इस रेशियो में बांट दिए। अब इस गलती के कारण क्यू को कितना नुकसान हुआ, अगर इस रेशियो में बांटता तो इस रेशियो में मिलते क्यू को 260 रुपए। अब इस रेशियो में देख लेते हैं कितने रुपए मिले क्यू को। तो बेटा 6, 4, 10 और 3 13, 13 यूनिट कितने के बराबर है, 780 के। बेटा रुपए तो वही है, 780 ही बांटे थे उसने, इस रेशियो में बांटने थे, इस रेशियो में बांट दिए 780 रुपए। तो बेटा कितना गुना है, 13 छिंग 78, 60 गुना। तो बेटा इसका भी 60 गुना कर दो, इसका भी 60 गुना कर दो, और इसका भी 60 गुना कर दो। पी को मिलते 360, क्यू को मिलते 240, और आर को मिले 180 रुपए। बेटा अगर इस रेशियो में बांट दिए उसने गलती से, तो पी को मिल गए 360, क्यू को मिल गए 240, और आर को मिल गए 180। अब बेटा इसमें एक बात बताओ, यदि इस रेशियो में बांटता तो क्यू को मिलते 260, अब कितने मिल रहे हैं 240, तो इसको कितने का नुकसान हो गया, 20 रुपए का। तो बेटा क्यू का हानि ही पूछी है, क्यू का नुकसान हुआ 20 रुपए का, यही बेटा आपका आंसर है। ठीक, वो ये भी पूछ सकता था कि आर को कितना नुकसान हुआ। बेटा अगर इस रेशियो में बांटता, जो कि सही रेशियो था, तो आर को मिलते 390 रुपए, अब कितने मिले 180, इसका नुकसान पूछ सकता है। पी फायदे में रह गया, पी को शुरू में मिलते 130, अब कितने मिले 360। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं। बेटा तरीका वही है जो पहले था, सिर्फ मैंने कहा था ना लैंग्वेज चेंज होगी। जो क्वेश्चन को पढ़ना सीख गया और जो इस लैंग्वेज को समझ गया, बेटा उसके सामने एग्जामिनर कितना ही भी टफ क्वेश्चन रख दे, वो आराम से उस क्वेश्चन को कर देगा। अगर आप इन क्वेश्चंस को एक्स वाई की वैल्यू रखकर सेट करेंगे, देख रहे हो अब तो आपकी समझ में आ गया होगा। बेटा नंबर्स पर खेलो, बेटा नंबर्स, बेटा जितना हो सके कंपटीशन अगर क्रैक करना है नंबर्स पर खेलो। ठीक है, नंबर्स मतलब उनको एक्स मत मानो, वाई मत मानो। ठीक है, ये नंबर्स पर ही तो खेल रहे हैं, इक्वल किया, यूनिट की वैल्यू निकाली, ठीक, और हमने अपना आंसर निकाल के अपना टिक कर लिया एग्जाम में, अपना नंबर पक्का कर लिया। ठीक, जो इन तीनों के बीच विभाजित की। अब आगे पढ़ो, यदि उसने इस राशि को 1/3:1/4:1/5 के अनुपात में विभाजित तो किया होता तो चलो अब इस रेशियो में विभाजित कर दो, A:B:C, कितना है A, B और C, 1/3, 1/4 और 1/5। मैंने बताया था बेटा इस तरीके से हम रेशियो को नहीं लिखते, इसको सिंपल वे में सिंपल वे में सिंपल वे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, अभी पीछे आपको समझाया था कि इनका ले लो एलसीएम। ठीक है बेटा, एलसीएम आ रहा है 60। 60 ऐसा नंबर है जो 5 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, सबसे छोटा नंबर। अब ये 60 कब बनेगा, जब 20 की मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ भी कर दो। ये 60 कब बनेगा, जब इसमें 15 की मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ भी कर दो। ये 60 कब बनेगा, जब इसमें 12 की होगी, तो यहाँ भी कर दो। तो बेटा ये सारे 60 तो नीचे से हमको फिनिश करने थे, ये हो गए हैं। ऊपर बचा हमारा 20:15:12। अब क्वेश्चन आपका ये बन गया कि किसी व्यक्ति के 3 बेटे थे एबीसी, हमने माने हैं एबीसी हैं वो, उनको 3:4:5 रेशियो में कोई धनराशि विभाजित करी। ठीक है, यदि वह उस धनराशि को इस रेशियो में उनको बांटता, तो उस बेटे को
जिसको सबसे कम हिस्सा मिला था 1188 रुपए अधिक मिलते हैं। ठीक है, अब बेटा देखो 20, 10, 30, 35 और 12 47। बेटा यहाँ तो टोटल आ रहा है 47 और यहाँ टोटल आ रहा है 12। बेटा ये जो धनराशि है यहाँ 12 शो कर रहा है और यहाँ 47 शो कर रहा है, ये तो सेम ही होनी चाहिए ना। वो कह रहा है यदि पहले इस धनराशि को इस रेशियो में बांटता है, यदि उसने इसी राशि को, अब राशि तो सेम है, क्या है, जो राशि है वो सेम है, लेकिन यहाँ क्या सेम है, नहीं, यहाँ 12 है, यहाँ 47 है। तो बेटा इसको इक्वल कर लो। इक्वल करने के लिए हमने क्या किया कि इसमें कर ली 12 की मल्टीप्लाई और इसमें कर ली 47 की मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, अब देखो एक बार, अब इसको ऐसे समझो A/B/C। अगर मैं यहाँ 47 की करूंगा, यहाँ भी 47 की करूंगा, इसमें भी करूंगा, तो ये वाला हो जाएगा मेरा 40 में 3 की मल्टीप्लाई करोगे 120 और 7 3 जा 21, तो ये हो गया बेटा 141 और ये हो गया 160 और 28 188 और ये हो गया बेटा 200 और 35 235। अभी इस बात को समझना देखो, और ये टोटल हो गया 12 सत्ते 84 और 12 चौक 48 और 8 56। बेटा देखो क्या इनमें 47 की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे रेशियो अब भी 3:4:5 ही रहेंगे। हमने ये 564 क्यों बनाया है, ये अभी आपकी समझ में आएगा। अब इसको ऐसे समझो कि 564 रुपए को उसने पहले इस रेशियो में बांटा, अब उसी 564 रुपए को, क्योंकि ये भी बेटा 564 हो जाएगा, क्योंकि जब 12 की 47 में मल्टीप्लाई करोगे या 47 में 12 की करोगे तो सेम ही आएगा। अब यहाँ 12 की करी है तो यहाँ भी करो, यहाँ भी करो और यहाँ भी करो। ये हो गया बेटा 240 और ये हो गया 15 150 और 30 180 और ये हो गया बेटा 12 बारियां में 144। अब बेटा आपका क्वेश्चन बन गया कि 564 रुपए की जो धनराशि थी वो पहले उसने इस रेशियो में बांटी। बेटा ये 141 188 235 इसको जब छोटे रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो यही रेशियो निकल के आएंगे, क्योंकि यहाँ जो हमने 47 47 सब में करी है, ये 47 कट जाएगा, लास्ट में यही निकल के आएंगे। लेकिन हमको इस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है कि क्वेश्चन में जो कहा गया है वो बात भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ 12 बांट दे और यहाँ 47 बांट दे। धनराशि तो सेम ही बोल रहा है ना वो, कि किसी धनराशि को पहले इस रेशियो में बांटा फिर इस रेशियो में बांटा। तो अब देखो हमने धनराशि सेम कर ली, यहाँ भी 564 है और यहाँ भी 564 है। पहले उसने इस रेशियो में बांटी, फिर उसने कहा कि यदि इस रेशियो में बांटता तो जिस बच्चे को सबसे कम रुपए मिले हैं, तो बेटा कौन से बच्चे को सबसे कम रुपए मिले हैं, इसको, वो कह रहा है जिसे पहले सबसे कम हिस्सा मिला था उसे अब 1188 अधिक मिलते हैं। अब मतलब जब इस रेशियो में बांटा, अब इस रेशियो में बांटा तो अब मिल रहे हैं उसको कितने बेटा 240। अब एक बात बताओ कितने ज्यादा मिल रहे हैं बेटा, 240 में से 141 घटाओगे तो आपका निकल के आएगा 99। ठीक है, तो आपका आपके हिसाब से तो 99 रुपए उसको अधिक मिल रहे हैं, लेकिन वो कितने कह रहा है 1188। तो आपका जो 99 यूनिट है वो 1188 के इक्वल है। तो बेटा एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 1188 को जब आप 99 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 99 वन जा 99 और आपका बचा कितना 19 और 8 198 हो गया, और 198 होता है 99 टू जा, तो बेटा एक यूनिट की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो 99 है वो ओरिजिनल वैल्यू जो दी हुई है वो 12 गुना करने पर आ रही है 1188। तो बेटा अब किसी की भी ओरिजिनल वैल्यू निकाल दो। किसकी पूछी है, राशि ज्ञात कीजिए। और बेटा राशि कितनी मानी थी हमने 564,
तो बेटा इसका भी 12 गुना कर दो। ठीक, इसका भी जब हम 12 गुना करेंगे तो बेटा आपका 12 गुना आएगा इसका, जब आप 564 रुपए का 12 गुना करेंगे तो आपका आएगा 12 चौक 48 और 12 छिंग 72 और 4 76 और 12 पंजे 60, 67। तो बेटा टोटल धनराशि थी ये 6,768 रुपए। आया बच्चे समझ में? देखो बेटा आप कितनी आ गई है, 6768, 6768, ये बेटा आपका आंसर है। देखो बेटा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और समझते हैं। बेटा कोई व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 3 बेटों के बीच इस रेशियो में बांट रहा है, हमने बांट दिया, हमारा यहाँ पर टोटल आ रहा है 12। ठीक है, फिर वो कह रहा है यदि उसने इस राशि को इस रेशियो में बांटता 1/3, 1/4, 1/5। तो बेटा मैंने अभी पीछे क्वेश्चनों में आपको बताया था कि इस तरीके से रेशियो नहीं लिखते, हमने इसको सिंपल फॉर्म में कर लिया ये। तो ये हो गया बेटा 20:15:12। बेटा इन सबका टोटल किया तो 47 रुपीज बैठ रहे हैं, इन सबका टोटल किया तो 12 रुपीज बैठ रहे हैं। बेटा धनराशि तो एक ही थी, जो पहले इस रेशियो में बांटी फिर इस रेशियो में बांटी। तो बेटा इसको हमने इक्वल कर लिया, यहाँ 47 की मल्टीप्लाई करके यहाँ 12 की, हमारा टोटल हो गया 564। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप 2:3:5 कुछ भी है, किसी एक में भी अगर आप किसी की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो बेटा सभी में होगी। और बेटा इस मल्टीप्लाई का इस रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप देखो 2 4 जा 8, 3 4 जा 12 और 5 4 जा 20। बेटा अब आपको, आप जब इसको रेशियो बनाओगे तो बेटा ये वही निकल के आएगा 2:3:5। कैसे? 4 से ये 2 बार गया, 4 से ये 3 बार गया, 4 से ये 5 बार गया। ठीक है, ये तो हम अपने क्वेश्चन को उसने जो क्वेश्चन में कहा है उसके हिसाब से सेट करने के लिए ये सब किया है, क्योंकि धनराशि सेम ही बांटेगा दोनों जगह। हमने धनराशि को पहले सेम किया फिर बांटी। जब 564 में से इस रेशियो में बांटता तो उसको मिलते 141 रुपए। जब 564 को उसने इस रेशियो में बांटा अब मिले 240 रुपए। तो वो यही बात कह रहा है जिसको शुरू में कम हिस्सा मिला था। अब इसमें सबसे कम हिस्सा किसका है बेटा? ए का। ए को मिले 141, अब मिल रहे हैं 240, तो कितने फालतू मिले? 99। वो कह रहा है जब इस रेशियो में बांटता तो उसको 1188 अधिक मिलते, तो हमारा 99 है 1188 के इक्वल। तो हमारी एक यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी? 12। बस बेटा जब 564 का 12 गुना 6768 रुपये आ रहा है ओरिजिनल आंसर, तो बेटा वो किसी को पूछ ले कि शुरू में सी को कितने मिलते, बेटा इसमें मल्टीप्लाई कर दो। बी को कितने मिलते, इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मैं समझता हूं बेटा ये क्वेश्चन आपकी समझ में अब आ गया होगा। तो इस तरीके के अच्छे क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर्स में। ये बेटा आपका माइंड खोल देंगे ऐसे क्वेश्चन, इनसे आपका कंसेप्ट और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब देखो बेटा आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये बेटा अगला क्वेश्चन है 27 नंबर और 28 नंबर। 27 नंबर और 28 नंबर। बेटा 27 नंबर और 28 नंबर क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस का लेवल बेटा बहुत ही अच्छा है। और अगर आपने पीछे के क्वेश्चंस अच्छे से समझे हैं तो बेटा आप इन क्वेश्चंस को कर जाएंगे। ये क्वेश्चन बेटा आपका है होमवर्क, इनको मैं आपको बाद में सॉल्व कराऊंगा। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और कोशिश करना खुद से करने की, उसके बाद बेटा इसका सॉल्यूशन हम देंगे ही। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। 46,800 रुपए की राशि को ए बी सी डी में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए और डी के संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 8:5 है। बी के हिस्से का सी के हिस्से से अनुपात 5:4 है। ए को 18,400 रुपए मिलते हैं। यदि ए और बी के हिस्से के बीच का अंतर x है और सी और डी के हिस्से के बीच का अंतर y है, तो आपको x माइनस वाई का मान ज्ञात करना है।
ठीक है बेटा, ये आपका HW है। और बेटा एक क्वेश्चन है आपका ये आपका HW है। इन पर आप कोशिश करना यूनिट्स को सेट करने की। 1250 रुपए की धनराशि को ABCD में विभाजित किया जाना है। B तथा D का कुल हिस्सा A तथा C के हिस्से का 14/11 है। D का हिस्सा A के हिस्से का आधा है। C का हिस्सा A के हिस्से का 1.2 गुना है। ABCD के हिस्से क्रम से कितने कितने हैं। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन इसको करना आप अपने नोट्स में, तो इसको 27 नंबर पर ही रखना और इसको 28 नंबर पर ही रखना। ठीक है, अगर आपने 26 नंबर तक नोट्स बना लिए हैं, इसको रखना, अपनी रफ कॉपी में करना, नहीं होता है तो फिर हम बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा ऐसा क्वेश्चन है जो आपके अब तक जो आपने पढ़ा है रेशियो कंसेप्ट, इसमें वो सारी चीजें मिक्स हैं, लेकिन इसकी लैंग्वेज को समझना आप। ठीक, अब बेटा अब आते हैं हम अपने नए क्वेश्चंस पर। नए क्वेश्चन है हमारे सिक्के के क्वेश्चन। सिक्के के क्वेश्चन बेटा रेशियो चैप्टर में सिक्के के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इनको समझते हैं। देखो, सिक्के वाले क्वेश्चंस को आप कैसे टैकल करोगे। एक मनी बैग में, कोई बैग है उसमें 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है बेटा, यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:3:2 है और बैग में कुल धनराशि ₹500 है, तो 2 रुपए के सिक्कों की, तो 2 रुपए के सिक्के में कितनी राशि है। ठीक है बेटा, अब देखो, एक तो 1 रुपए के सिक्के हैं, एक बेटा 2 रुपए के सिक्के हैं और एक बेटा ₹5 के सिक्के हैं। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए सेट कर रहा हूं, लेकिन आप बहुत जल्दी कर लेंगे इन क्वेश्चंस को समझने के बाद। एक बैग में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, यदि सिक्कों की संख्या, बेटा यहाँ है सिक्कों की संख्या, किस रेशियो में, 4:3:2, 4:3:2। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो 1 रुपए के सिक्के हैं वो तो 4 हैं, जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो 3 हैं और जो 5 रुपए के सिक्के हैं वो 2 हैं। संख्या का अनुपात दिया हुआ और बैग में कुल धनराशि 500 है। बेटा टोटल धनराशि कितनी है, 500। ठीक, अगर हमको इन सभी सिक्कों की टोटल धनराशि हमारे हिसाब से मिल जाए रेशियो से, तो बेटा हम इससे रिलेट करके ओरिजिनल वैल्यू निकाल देंगे। अब देखो, यदि 1 रुपए के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे, 4 रुपए। यदि 2 रुपए के 3 सिक्के हैं, क्योंकि ये सिक्कों की संख्या का रेशियो है बेटा, संख्या का, यदि 2 रुपए के 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे, 6 रुपए। बेटा ये रेशियो है, जरूरी नहीं है 3 है, हो सकता है 30 हो, कुछ और हो। रेशियो है ना, सबसे छोटी इकाई है, तो ओरिजिनल वैल्यू भी तो रेशियो से ही निकल के आती है, तो हम ओरिजिनल वैल्यू निकालेंगे अपनी। कैसे निकालेंगे, पहले एक बार सेट कर लेते हैं क्वेश्चन को। अगर 5 रुपए के 2 सिक्के हैं तो बेटा रुपए कितने बनेंगे, 10 रुपए। हमारे हिसाब से रुपए बनेंगे ये। अब बेटा ये टोटल रुपए कितने बन रहे हैं, टोटल बन रहे हैं ये 10 और 6 16 और 4 20 रुपए। हमारे हिसाब से 20 रुपए हैं उस बैग के अंदर। ठीक है, 20 रुपए हैं टोटल। वो कितने कह रहा है बेटा, 500। तो आपका जो 20 यूनिट है वो कितने के बराबर है, 500 के। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 500/20। कितना आ गया बेटा, 0 से 0 गई और 2 से 50 कट जाएगा 25 बार। तो आपकी एक यूनिट की वैल्यू आ गई 25। जब एक यूनिट की वैल्यू 25 है तो बेटा ये कितने हैं, 250 रुपए। ये कितने हैं, इसमें 25 की मल्टीप्लाई कर दो, 150 रुपए। और बेटा ये कितने हैं, इसमें भी 25 की मल्टीप्लाई कर दो, 100 रुपए। कहने का मतलब एक एक रुपए के तो 100 रुपए हैं, दो दो रुपए मिलाकर 150 रुपए हैं और 5-5 रुपए मिलाकर 250 रुपए हैं। तब जाकर ये टोटल हो रहे हैं 500 रुपए। 250, 300, 400 और 500।
आपसे क्या पूछा है, तो उसमें रुपए 2 के सिक्कों में कितनी राशि है? तो बेटा 2 रुपए के सिक्कों की कितनी राशि बन रही है? 150 रुपए। यही बेटा आपका आंसर है। अगर आपसे पूछता 5 रुपए के सिक्कों की कितनी राशि है, तो 250 रुपए। आपसे पूछता 4 रुपए की कितने सॉरी आपसे पूछता 1 रुपए के सिक्कों की कितनी राशि है, तो 100 रुपए। ये बेटा होते आपके आंसर। बेटा ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इन क्वेश्चंस में लैंग्वेज थोड़ी-सी चेंज करता है और हमने किस-किस तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करता है, वो सारे टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है? कभी-कभी इसमें क्या पूछता है कि कभी-कभी सिक्कों की संख्या पूछ लेता है। यहाँ तो सिक्कों का क्या है? रेशियो है संख्या का, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू कैसे निकलेगी? ओरिजिनल वैल्यू ओरिजिनल से निकलेगी। बेटा यहाँ पे हमको दिया था रुपए, इसलिए हमने रुपए से रिलेट किया, ठीक है? अब देखो, यदि एक-एक रुपए के 100 रुपए हैं, तो सिक्के भी कितने होंगे? 100 होंगे। अगर संख्या पूछता तो 100। एक बात बताओ बेटा, अगर 2-2 रुपए के 150 रुपए बन रहे हैं, तो सिक्के कितने होंगे? 75। बेटा 75 सिक्के होंगे नहीं होंगे? जभी तो 150 रुपए बनेंगे 2-2 रुपए मिलाकर। यदि बेटा 5-5 रुपए के 250 रुपए हैं आपके पास, तो सिक्के कितने होंगे? 50। बेटा सिक्कों की संख्या पूछे तो सिक्कों की संख्या भी निकल जाएगी यहाँ से। ये 100 सिक्के हैं एक-एक रुपए वाले, 2-2 रुपए वाले 75 सिक्के हैं और 5-5 रुपए वाले 50 सिक्के हैं। ये चीज़ हम अगले क्वेश्चन में भी सीखेंगे। बेटा अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि किसी बक्से में रुपए 180, रुपए 1, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हैं। बेटा ये क्या है? अमाउंट। ओरिजिनल वैल्यू है ये, जो रुपए में दी हुई है। रखे हैं जिनका अनुपात 2:3:4 है। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पूछी है आपसे, ठीक है बेटा? आपके पास हैं 1 रुपए वाले सिक्के, आपके पास है 50 पैसे वाले सिक्के और आपके पास है 25 पैसे वाले सिक्के, ठीक है? जिनका अनुपात है 2:3:4। बेटा ये दी हुई है आपको संख्या, ये दी हुई है आपको सिक्कों की संख्या। अब आप मुझे एक बात बताओ, ओरिजिनल वैल्यू क्या दी है? ओरिजिनल वैल्यू दी है रुपए में, तो आप इनको रुपए बना लो। अगर 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो रुपए कितने होंगे? 2। यदि 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो रुपए बनेंगे 1.5। अगर 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो रुपए बनेगा 1। तो बेटा इस तरह से आपके पास टोटल रुपए बने 2, 3, 4, 4.5 रुपए। 4.5 रुपए बने हमारे हिसाब से। तो हमारा जो 4.5 यूनिट है, वो उसके 180 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 180 अपॉन 4.5, ये 0 कट गया और 4.5 से 40 बार कट गया 1800, सॉरी 45 से। तो आपकी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40। अब बेटा 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 40 एकम 40 रुपए। 40 रुपए तो ये बन गए 25 पैसे वाले सिक्के। इसमें भी 40 की मल्टीप्लाई करो। 50 पैसे वाले सिक्के बन गए 15 चौका 60, 60 रुपए। और इसमें भी 40 की मल्टीप्लाई करो, ये हो गए 80 रुपए। ये सब बेटा रुपए निकले हैं क्योंकि आपने रुपए से रिलेट किया था। आपने किससे रिलेट किया था? रुपए से। यदि आपसे पूछता कि 25 पैसे वाले कितने रुपए हैं, आपका आंसर होता 40। आपसे पूछता 50 पैसे वाले कितने रुपए हैं, आपका आंसर होता 60 रुपए। आपसे पूछता 1 रुपए वाले कितने रुपए हैं, आपका आंसर होता 80। अब बेटा एक छोटा सा कॉमन सेंस लगाओ। आपसे पूछिए सिक्कों की संख्या, ठीक है? आप एक बात बताओ, अगर 80 रुपए बन रहे हैं तो 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे? 80 ही होंगे। यदि आपके 50 पैसे से 60 रुपए बन रहे हैं तो सिक्के कितने होंगे? 120। सिक्के कितने होंगे? 120, तभी तो 60 रुपए बनेंगे। यदि आपके पास 40 रुपए बन रहे हैं 25 पैसे के,
तो सिक्के कितने होंगे? जब 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं तो 40 रुपए में कितने सिक्के होंगे? 160। तो बेटा यही आपका आंसर है। आपसे पूछा है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या है 120। ठीक है बेटा? इसमें ओरिजिनल दिया था रुपए में और रेशियो दिया था हमको संख्या का। हमने इनको रुपए बना लिया और अपने रुपए से इस ओरिजिनल रुपए को रिलेट करा लिया। इस एक यूनिट की वैल्यू निकली 40। ठीक है, सभी में 40 की मल्टीप्लाई हमने कर दी, हमारे पास रुपए आ गए ये। क्योंकि रुपए से रिलेट किया है तो रुपए ही निकल के आएंगे। अब ये छोटी सी बात है बेटा, यदि 50 पैसे के 60 रुपए बन रहे हैं तो सिक्के कितने होंगे? 120। यही आपका आंसर है। और देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 4 क्वेश्चन लिए हैं सिक्के वाले, ये आपका बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा सिक्कों का। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, चलो देखो बेटा। 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। इस बार क्या दिया है? इस बार सिक्कों की संख्या दी है। इस बार सिक्कों की संख्या दी है। पिछले क्वेश्चन में रुपयों की ओरिजिनल वैल्यू दी थी, उनका मूल्य। इस बार मूल्य का अनुपात दिया है। पिछले क्वेश्चन में सिक्कों की संख्या का अनुपात था, तो उन सिक्कों की संख्या बताओ। ठीक है, इसमें यही ध्यान देने वाली बात है बेटा, किसी क्वेश्चन में ओरिजिनल वैल्यू सिक्कों की संख्या देगा, किसी क्वेश्चन में अनुपात देगा मूल्य का, किसी क्वेश्चन में अनुपात देगा सिक्कों की संख्या का, ओरिजिनल वैल्यू देगा मूल्य का। ठीक है, इसमें बस यही बात ध्यान में रखने वाली है, बाकी तो क्वेश्चन सेकंडों का है। अब बेटा 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं, पी लिखता हूं मैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, टोटल कितने सिक्के हैं? 480। उनका मूल्य, मूल्य का रेशियो ये है प्राइस का, तो 5:3:1, ये है बेटा आपका मूल्य का रेशियो। अब एक बात आप मुझे बताओ, यदि मैं रिलेट किससे करूंगा? मेरे पास है सिक्कों की संख्या, ओरिजिनल वैल्यू जो है, तो मैं क्यों ना यहां से सिक्कों की संख्या निकाल लूं, संख्या का रेशियो। अगर मेरे पास संख्या का रेशियो आ गया तो मैं अपने रेशियो को इसकी ओरिजिनल वैल्यू से रिलेट कराकर आंसर निकाल दूंगा। अब देखो, मान लो ये 5 रुपए हैं 50 पैसे के, सिक्कों से मिलकर बने हैं 5 रुपए। तो 5 रुपए कब बनेंगे? जब सिक्कों की संख्या होगी 10। ये 3 रुपए बन रहे हैं 25 पैसे से, तो 3 रुपए कब बनेंगे? जब सिक्कों की संख्या होगी 12। ठीक है बेटा, 10 पैसे मिला मिलाकर 1 रुपए बना, तो 1 रुपए में कितने 10 पैसे होंगे? बेटा 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो आपके सिक्के कितने होंगे 10-10 पैसे के? 10। तभी तो 10 ढाई 100, 100 पैसे बनेंगे और 100 पैसे का होता है 1 रुपया। तो बेटा यहां से आपका सिक्कों की संख्या का रेशियो आ गया 10:12:10। ठीक, आपके पास कुल सिक्के हो गए 10, 10, 20, 30 और 2 32। आपके पास है टोटल सिक्के 32 इस रेशियो के हिसाब से। ठीक है, वो टोटल सिक्के कितने कह रहा है? 480। तो बेटा आपका जो 32 यूनिट है वो इसके 480 के इक्वल है। तो आपका एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 480 अपॉन 32। 16 दूनी 32, 16 ती 48 और 2 से गया ये 16, 15 बार, 2 15 जा 30। ठीक है बेटा, तो आपकी एक यूनिट की वैल्यू आ गई 15। जब आपकी एक यूनिट की वैल्यू 15 है, जब इसका 15 गुना करने पर हमारा 480 आ रहा है, तो बेटा सभी का 15 गुना कर दो। इसका भी 15 गुना, इसका भी 15 गुना। तो 50 पैसे वाले सिक्के हैं 150, 25 पैसे वाले सिक्के हो गए आपके 180 और 10 पैसे वाले सिक्के हो गए आपके 150। बेटा यही आपका आंसर है। ये डायरेक्ट ही अब सिक्कों की संख्या आई है। क्यों? क्योंकि हमने सिक्कों की संख्या से रिलेट किया था। बेटा 10 पैसे वाले हैं 150 सिक्के, 25 पैसे वाले हैं 180 सिक्के और 50 पैसे वाले हैं 150 सिक्के। आपसे पूछा था उन सिक्कों की संख्या है,
तो उन सिक्कों की अलग अलग संख्या ये आ गई बेटा, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सिक्के वाले क्वेश्चंस में सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 32। एक डिब्बे में ₹56। बेटा जैसे ही ₹56 बोले आपके दिमाग में ओरिजिनल वैल्यू आ गई रुपए, अमाउंट दिया है, ओरिजिनल ओरिजिनल वैल्यू अमाउंट है, तो आप भी अमाउंट से ही रिलेट कराएंगे। ठीक है, ₹1 वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। ये जो ₹56 हैं, इसमें ₹1 वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। हमें नहीं पता ₹1 के कितने हैं, 50 पैसे के कितने हैं और 25 पैसे के कितने हैं। बस हमें ये पता है कि वो टोटल ₹56 हैं। ₹1 वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं बेटा, टोटल है ₹56। अब आपको डायरेक्ट रेशियो ना देकर उसने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है। उसने आपको डायरेक्ट ये ना कहकर कि इन सिक्कों का अनुपात ये है 2, 3, 4 कुछ भी, उसने इसी अनुपात को थोड़ा सा आपके सामने टिपिकल करके दिया है, लेकिन हम ऐसे क्वेश्चंस पीछे कर चुके हैं। उसने क्या कहा है कि उनमें 50 पैसे वाले जो सिक्कों की संख्या है वो 25 पैसे वाले सिक्कों से 2 गुनी है और ₹1 वाले सिक्कों से 4 गुनी है। अब बेटा यहां से ना नंबर्स पर ही खेला करो। अब आप वो चीज छोड़ दो जो मैं अभी बताऊंगा आपको, उस चीज को छोड़ दो। देखो बेटा आपको ये लाइन सेटिस्फाई करनी है। ये जो कह रहा है हमको इसी के हिसाब से इसके रेशियो बना देने हैं। ये कह रहा है कि उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की जो संख्या है 25 पैसे वाले सिक्कों से तो 2 गुनी है और ₹1 वाले सिक्कों से 4 गुनी है। संख्या बोल रहा है, माना ₹1 वाले सिक्कों की संख्या 1 है, हमने मान लिया। ठीक है, इसके हिसाब से इसकी जो ये लैंग्वेज है ये पूरी पूरी सेटिस्फाई होगी। आप अब इन क्वेश्चंस को माइंड में ही किया करो, उसको फिर हम थोड़ा सा डिटेल में भी बताएंगे। अब देखो बेटा, 50 पैसे वालों की जो संख्या है 50 पैसे वाले सिक्कों की वो ₹1 वाले सिक्कों से 4 गुनी है। यदि ₹1 वाले सिक्कों की संख्या 1 है तो इनकी कितनी होगी, 4 हो गया ना, 4 गुना। ये वाली लाइन सेटिस्फाई हो गई है। अब वो कह रहा है लेकिन 25 पैसे वाले सिक्कों से 2 गुनी है, तो बेटा 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 2 होगी। अब देखो ये पूरी लाइन सेटिस्फाई हो चुकी है। 25 पैसे वाले सिक्के अगर 2 हैं तो 50 पैसे वाले 4 है, ये दुगना है इसका। और ₹1 से 4 गुना है ₹1 वाले सिक्कों की संख्या से, देखो बेटा 4 गुना है। ये बिल्कुल हमने इसके हिसाब से इस रेशियो को सेट किया है। हमारे पास संख्या का रेशियो आ गया 1:4:2। अब इसको आप अगर छोटे बच्चों की तरह करोगे तो कैसे करोगे, देखो बेटा ये कह रहा है, मान लो ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे, इनको बेटा थोड़ी देर के लिए ए बी सी मान लो। ठीक है, जो आप कंफ्यूज ना हो। वो कह रहा है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी है वो आपका 25 पैसे वाले संघ के सिक्कों की संख्या को हमने सी माना है, वो 2 गुनी है 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से। तो यहाँ से आपका बी रेशियो सी निकल के आ जाएगा क्या, बी का मान ये और सी का मान ये, यहाँ पर 1 होता है बेटा, तो B/C आ गया आपका 2:1। ठीक, अब इस लाइन पर आ जाओ। और ₹1 वाले सिक्कों से 4 गुनी है, जो ये बी है 50 पैसे वाले सिक्के, वो ₹1 वाले सिक्कों का 4 गुना है। तो यहाँ से आपका रेशियो आ जाएगा A/B। कितना आ गया, ए है 1 आपका और बी है 4, तो 1:4। बेटा अब आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने में कोई परेशानी होगी, नहीं होगी। देखो ए है आपका 1:4, बी है और सी है आपका 2:1।
इसको मैंने इक्वल कर लिया, 4 बना लिया, क्योंकि यहाँ भी 4 है तो यहाँ भी 4 बना लिया, इसमें भी कर ली। यहाँ से मेरा ABC रेशियो आ जाएगा 1:4:2। आया बेटा? और ये ए क्या था? 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या। बी क्या था? 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। और सी क्या था? 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। इनका रेशियो आ गया 1:4:2। और बेटा यही बात तो बोली है उसने कि 25 पैसे वाले सिक्कों से तो 2 गुना है क्या? 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, और 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से 4 गुना है। देखो बेटा, इस प्रोसेस को इतना बड़ा ना खींचकर अब आप अपने माइंड में ही सोच लिया करो कि ये जो इसने बात बोली है, इसी के अकॉर्डिंग हमने इस रेशियो को सेट कर दिया, और ये इस बात को फुलफिल भी कर रहा है। हमने इसमें कोई ऐसा तो है नहीं 6 गुना, 8 गुना, 12 गुना कुछ ऐसा मान लिया। जो इसने कहा है वही कंडीशन बिल्कुल फुलफिल हो रही है। 25 पैसे वाले सिक्कों से 2 गुना बोला था, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 2 गुनी ही है, और 1 रुपए वाले सिक्कों से 4 गुना बोला था, 4 गुना ही है। ठीक है, ये आ गया हमारा संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का। अब देखो, ओरिजिनल क्या दिया है? रुपए। तो बेटा रुपए से रिलेट करोगे, अगर 1 रुपए का एक सिक्का है तो रुपए कितने बनेंगे? अमाउंट कितना बनेगा? आपका अमाउंट बनेगा 1 रुपया। यदि 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे? 2 रुपए। 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितने बनेंगे? बेटा 50 पैसे बनेंगे। अगर 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 50 पैसे बनेंगे। इस हिसाब से हमारे पास टोटल धनराशि हो गई 1 और 2 3, 3.5 रुपए। वो कह रहा है 3.5 नहीं है, कितने हैं? 56। तो हमारा जो 3.5 यूनिट है वो इसके 56 रुपए के इक्वल है। ठीक है बेटा, तो हमारा 1 यूनिट निकल के आ जाएगा 56/3.5। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा ली, 7 से काट लो, 7 5 जा 35, 7 8 जा 56, और 5 से 80 कट जाएगा 16 बार। तो बेटा यहाँ से आपका निकल कर आया 1 यूनिट की वैल्यू 16। जब 1 यूनिट की वैल्यू 16 है बेटा, या तो यही सिक्कों की संख्या में मल्टीप्लाई कर दो, अगर संख्या पूछी है तो आपका हो गया 25 पैसे वाले सिक्के हो गए 32, और इसमें भी 16 की मल्टीप्लाई कर दो संख्या में। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या हो गई 64, और इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो 16 की। 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या हो गई 16। तो यही आपका आंसर है। या बेटा ऐसा करो, रुपए में मल्टीप्लाई करके कर दो, 16 पंजे। देखो, या एक आप काम करो, मैं एक पेज ले लेता हूं, ये ब्लैक बोर्ड है बेटा हमारा। ये आपका आया, अगर मैं इस 0.50 में 16 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे रुपए बनेंगे कितने? 8। और अगर मैं इस 2 में मल्टीप्लाई करूंगा 16 की तो मेरे रुपए कितने बनेंगे? 32। और इस एक में अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 16 की तो मेरे रुपए बनेंगे 16। अब बेटा एक बात बताओ, यदि 32 रुपए हैं 50-50 पैसे के तो सिक्के कितने होंगे? 64। यदि 8 रुपए बन रहे हैं 25 पैसे के सिक्के मिलाकर, और 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं, तो सिक्के कितने बनेंगे 8 रुपए में? 32। यदि 1 रुपए के सिक्के मिलाकर टोटल रुपए 16 बन रहे हैं तो सिक्के कितने होंगे? 16 ही। ठीक है बेटा, ऐसे निकाल लो चाहे आप ऐसे निकाल लो, क्योंकि आपको 1 यूनिट की वैल्यू मिल चुकी है। तो यहाँ पूछा है आपसे 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या है 64। अब बेटा वो इस क्वेश्चन की थोड़ी सी ना टांग भी खींच सकता है। वो इस क्वेश्चन में एक लाइन ये जोड़ सकता है कि जो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या है वो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से कितनी अधिक है। समझे बात को? तो ये 16 है, ये 64 है, कितनी अधिक है? 48। तब बेटा आंसर होता आपका ये। अब वो और भी इसको खींच सकता है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से
कितनी अधिक है? 32। ठीक बेटा, वो इस क्वेश्चन को परसेंटेज में भी ले जा सकता है, वो इस क्वेश्चन को परसेंटेज में भी ले जा सकता है। जब आप परसेंटेज चैप्टर पढ़ लेंगे आपकी समझ में आ जाएगा। वो ये भी पूछ सकता है कि जो 50 पैसे वाले सिक्के हैं, जो 50 पैसे वाले सिक्के हैं, वो 1 रुपए वाले सिक्कों से कितने प्रतिशत अधिक हैं? कितने प्रतिशत अधिक हैं? ठीक है, तो ये बेटा परसेंटेज निकालना हम आपको परसेंटेज चैप्टर में सिखाएंगे। लेकिन जब आपको पता है, आपके पास संख्याएं हैं कि ये 16 है, ये 64 है, तो परसेंटेज जब आप सीख लेंगे आपको परसेंटेज तुरंत निकल के आ जाएगी। ठीक है, वो मैं एक लैंग्वेज बता रहा हूँ कि वे एग्जामिनर लास्ट में कुछ भी जोड़ सकता है। ये सोच के मत चलना कि वो केवल सिक्कों की संख्या पूछेगा या रुपए पूछेगा। वो बेटा इसमें कुछ भी इस क्वेश्चन की टांग खींच सकता है, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है। इसी के साथ बेटा हमारा ये इस वीडियो का पार्ट 2 फिनिश होता है और यहाँ पर हमारा पार्ट 2 फिनिश होता है और हमने टोटल क्वेश्चन कर लिए 32, जिसमें बेसिक क्वेश्चन भी थे और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी थे। ठीक है बेटा, मैं मानता हूं कि अब आपकी समझ में रेशियो कंसेप्ट आ गया होगा, क्योंकि बेटा इसमें 3 ही चीजें हैं रेशियो कंसेप्ट में। एक तो आपको रिलेट करना आ जाओ, एक आपको यूनिट की वैल्यू निकालनी आ जाओ और एक आपको फिर यूनिट की वैल्यू के बाद ओरिजिनल वैल्यू निकालनी आ जाओ। अब बेटा इन क्वेश्चनों का लेवल देखो आप, यदि आप इनको x मानकर या किसी फॉर्मूले से करेंगे ना तो आप उसी में उलझे रह जाएंगे, जो बात मैंने आपको पहले बताई थी। और इन क्वेश्चंस में आपको कुछ भी याद नहीं रखना, कुछ भी। 1-2 बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ये बिल्कुल आपके अंदर ऐसे समा जाएंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को आप पेपर के टाइम पर भी रिवाइज करके नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ है ही नहीं, सीधा सीधा कंसेप्ट है। मूल्य दिया तो मूल्य से रिलेट कर दो, संख्या दिया तो संख्या से रिलेट कर दो, जो पूछा उसको निकाल दो, बात खत्म। अब बेटा मैं मानता हूं ये आपकी समझ में आ गया। अब हम थोड़ी सी आगे की प्लानिंग करते हैं। हमने टोटल 32 क्वेश्चन कर दिए। मैंने बताया था 80 से हम 100 क्वेश्चन के बीच एक चैप्टर में करेंगे। अगर आपकी समझ में ये कंसेप्ट आ गया, अब क्वेश्चन आगे आगे भागेंगे। लेकिन जो रेशियो चैप्टर है उसमें बेटा कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन बचे हैं, उनको हम निपटाएंगे पार्ट 3 में। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो रेशियो चैप्टर है ये आपको बेटा सभी चैप्टर्स में मिलेगा। आपको ये परसेंटेज में भी मिलेगा, आपको ये प्रॉफिट लॉस में भी मिलेगा, आपको ये टाइम एंड वर्क में भी मिलेगा, आपको ये टाइम एंड डिस्टेंस में भी मिलेगा। तो जब आप बच्चों किसी बुक से आप तैयारी कर रहे होंगे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपको बीच बीच में ना कहीं टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन मिलेंगे, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन मिलेंगे, परसेंटेज के क्वेश्चन मिलेंगे जो रेशियो वाले होंगे। तो आप कहेंगे कि ये तो सर ने बताया नहीं हमको परसेंटेज वाले। बेटा ये सारी चीजें हम परसेंटेज चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर रेशियो आपका फिनिश हो चुका है। पार्ट 3 में जो छोटी मोटी चीजें हैं वो हम फिनिश कर देंगे अगली वीडियो में। उसके बाद बेटा इसमें कुछ एज के क्वेश्चन आएंगे कि राम की और श्याम की एज का अनुपात ये है, 10 वर्ष पहले उनका ये था। ये क्वेश्चन हम बेटा अलग पढ़ाएंगे आपको। एक बेटा पार्टनरशिप होता है, ये पूरा एक चैप्टर है, इसको मैं पढ़ाने को आपको इसी चैप्टर के अंदर पढ़ा दूं रेशियो के, लेकिन इसको भी अलग कराएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें बीच बीच में ना बेटा परसेंटेज भी आती है कि उस व्यक्ति ने 6 महीने बाद इतने परसेंट धनराशि निकाल ली। तो जहां जिस चीज की बात हो रही है मैंने आपको वो पढ़ाई नहीं है, तो मैं इस चैप्टर में उसको कैसे पढ़ा दूं? तो ये सारी चीजें बेटा आपकी क्लियर हो जाएंगी जब आप धीरे धीरे चैप्टर्स करते चले जाएंगे। पार्टनरशिप भी हो जाएगा, एज भी हो जाएगा, और ये सारे चैप्टर्स हैं टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। सारे क्वेश्चंस को करना इनको अपनी नोट्स में जो मैंने बताए हैं और मन लगाकर पढ़ाई करो। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।